बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं राजकुमार वर्मा आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आज हम लोग अगला एक टॉपिक पढ़ेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी मज़ेदार होगा, पढ़ने में मज़ा आएगी। और उसका नाम आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तरोताज़ा कर लेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ें फिर से क्या होती हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, मोहनजोदाड़ो। क्या है, मोहनजोदाड़ो। या हम ये कह सकते हैं मोहनजोदाड़ो। ये हमारा आज का टॉपिक है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसको जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो की क्या खासियत है। और खासियत के साथ साथ हम इसके बहुत सारे विशेषताओं पर ध्यान देंगे कि आखिर मोहनजोदाड़ो जो पाई गई थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी और उसको हम किस लिए याद करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिना समय लिए स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदाड़ो, सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो की जो खोज हुई थी, ठीक है, वह कब हुई थी, 1922 ईस्वी में। कब हुई थी, 1922 ईस्वी में। और राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज किया हुआ था। ये हमने पिछले वाले क्लास में बताया हुआ था कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया हुआ था, राखाल दास बनर्जी ने। कब किया था, 1922 ईस्वी में। और ये मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे मिली हुई है। किस नदी किनारे मिली हुई है, सिंधु नदी किनारे मिली हुई है। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में ध्यान देते हैं कि आखिर मोहनजोदाड़ो को हम किस रूप में याद करते हैं, उसकी क्या क्या खासियत है। देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम उसकी बस्ती के बारे में देखते हैं कि वहां किस प्रकार की घरें होती थी। तो हमने बस्तियों को देखते हुए उसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, एक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग, ये दुर्ग दे रहा है। तो आपको समझना है कि प्राचीन समय में हम लोग जो पढ़ते थे तो राजा का महल होता था और वह काफी शानदार होता था, काफी मतलब ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा होता था, काफी ऊंचे प्लेस पे होता था। ठीक है, और बाकी जितनी प्रजा के घर होती थी वह सब बाहर होती थी, यानी राजा के घर से बिल्कुल अलग होती थी। सिमिलरली ऊंचाई पर स्थित जो दुर्ग है ये चारों तरफ क्या होती थी, दीवारों से घिरी होती थी। ठीक है, लेकिन इसकी जो मतलब क्या बोलते आकार होती थी वह छोटी होती थी। और दूसरा जो शहर होता था वह निचला शहर होता था। जो ऊंचाई पर स्थित जो दुर्ग होती थी उससे ये अलग होती थी और इसको अलग करने के लिए एक दीवार का प्रयोग होता था। समझ पा रहे हैं आप, एक दुर्ग होता था जो ऊंचाई पर स्थित होता था, उसकी आकार छोटी होती थी और वह चारों तरफ से दीवारों से घिरा होता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दीवार ये बड़े शहर को अलग करती थी। ठीक है, और ये निचले शहर के रूप में जानी जाती थी। ये जो दीवार जो बनाई जाती थी ना तो वो ईंट से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी, ईंट से। ठीक है, उस समय ईंट भी मिली हुई है, ये प्रमाण मिला हुआ है। और उस समय ये जो ईंट होती थी ना वो पक्की और कच्ची दोनों होती थी। तो पक्की ईंट को, कौन ईंट को, पक्की ईंट को उस समय क्या कहा जाता था, टेराकोटा। ये याद रख लेना है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पकी हुई ईंट को हड़प्पा सभ्यता के समय में क्या कहा जाता था, तो आपको बताना होगा टेराकोटा, क्योंकि उस समय पकी हुई और कच्ची ईंट दोनों का प्रयोग होता था। देन अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। हम देखते हैं नालों के निर्माण। जब घर बनती थी तो उस समय नालों का निर्माण होता था। तो नालों के निर्माण कैसी होती थी, देन सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखते हैं ये कि उस समय विकसित नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यानी वो नाले के निर्माण में वो काफी ध्यान देते थे और नाली के निर्माण में काफी प्लानिंग होती थी कि हमको नाली, पहले घर बना करके घर को नाली से जोड़ना है और घर के सारे पानी को नाली से होते हुए बाहर निकालने हैं। देन तो उस समय विकसित नियोजित जल निकास प्रणाली मिली हुई है, कहाँ, मोहनजोदाड़ो में। बिकॉज हम लोग मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है,
दूसरा हमने उसकी खासियत को देखा तो उसमें ये मिला कि उस समय सड़क और गलियां ये दोनों बनाई जाती थी एक साथ, और इसको ग्रिड पत्ती पर आधारित, किस पत्ती पर आधारित, ये ग्रिड पत्ती पर आधारित होता था। ठीक है, सबसे पहले क्या होती थी कि जब घर बनाई जाती थी, घर के बाद सड़क होती थी, और सड़क के बाद तब क्या होती थी, गली होती थी। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये बनाई जाती थी। ठीक है, पहले सड़क होती थी, तो जब एक घर को दूसरे घर से जोड़ा जाता था ना, तो दोनों घरों के बीच में छोटी सी गैप छोड़ी जाती थी जो गली के रूप में होती थी। समझ पा रहे हैं आप? जैसे ये घर होता है तो इस घरों के बीच में ये छोटी सी गली छोड़ी जाती थी। इसी गली में ये दरवाजे खुलते थे, चाहे खिड़की का हो या दरवाजे का हो। अब देखिए इसमें कह रहा है कि सड़क और गलियां ये दोनों बनाई जाती थी उस समय, और ये ग्रिड पत्ती पर आधारित होती थी। किस पत्ती पर? ग्रिड पत्ती पर, ये भूलना नहीं है। और ये सड़क और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। ये ध्यान रखने की जरूरत है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त कौन ऐसी पुरास्थल है जहां पर सड़क और गलियां सड़क और नालियां एक दूसरे को क्या करती थी, 90 डिग्री एंगल पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। देन आपका आंसर होना चाहिए मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अब देखिए घर बनाते समय हर घर में नाली की व्यवस्था होती थी। क्या की व्यवस्था होती थी? नाली की व्यवस्था होती थी। इसका कारण ये था कि जब घर में कोई काम होता है, कोई फंक्शन होता है, तो उस समय जो गंदा पानी होता था वह घर में स्टोर ना हो, देन उसको बाहर निकालने के लिए क्या बनाई जाती थी? नाली बनाई जाती थी। और मोहनजोदाड़ो नाली के बंदोबस्त के मामले में, नालियों से होते हुए गंदे पानी को निकालने के मामले में एकदम पुख्ता वहां पर इंतजाम था, बेहतर इंतजाम थे। ये हमको खासियत देखने के लिए मिली हुई है। कैसे? जब मोहनजोदाड़ो की खोजाई हुई थी। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है गृह स्थापित। ठीक है, अब वहां पर हम देखेंगे कि घर की व्यवस्था कैसे होती थी, कैसे वहां पर घर बनती थी, और किस किस प्रकार के घर मिलती थी, कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। देन हम लोग आते हैं टॉपिक पर, तो हम पाते हैं कि जब भी घर बनाई जाती थी ना, तो हर घर में क्या होती थी? आंगन की व्यवस्था होती थी, स्नान घर बनाई जाती थी। समझ पा रहे हैं आप? इसकी खासियत देखिए, गृह स्थापत्य में जब भी मोहनजोदाड़ो में घर बनाई जाती थी, तो हर घर बनाते समय एक आंगन बनाया जाता था, और उसके साथ साथ क्या बनाई जाती थी? स्नान घर बनाई जाती थी, ताकि मेहमान आए तो आराम से नहाने में उनको परेशानी ना हो। ठीक है, दूसरे खासियत हम इसमें देखते हैं कि अधिकतम जो यहाँ पर घर मिली हुई है, कहाँ? मोहनजोदाड़ो में, वह 2 मंजिला से ज्यादा नहीं मिली हुई है। मोहनजोदाड़ो में जितने भी घर प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान, उसमें यह देखा गया है सबसे अधिकतम जो घर मिली हुई है वो 2 मंजिला थी, और शायद वह एक माल गोदाम था। क्या था? माल गोदाम। क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वह यही था, बट हमारे इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि शायद वह माल गोदाम ही था। देन हम भी वही सपोर्ट करते हैं कि शायद वह माल गोदाम होगा। उसके बाद से हम ये देखते हैं इसकी खासियत कि दरवाजे और खिड़कियां जो होती थी वह सड़क की तरफ नहीं खुलती थी। जब भी घर बनाई जाती थी उस समय, मोहनजोदाड़ो के समय में, तो वे घर के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की तरफ नहीं खुलती थी। कहाँ खुलती थी? गली की तरफ। लोग गली की तरफ सड़क और दरवाजे और खिड़कियां खोलते थे, और उसके बाद से हम लोग बाहर निकलते थे। ठीक है, ठीक बात जाए। तो हमने अभी किसके खासियत के बारे में देखा? गृह स्थापत्य के बारे में देखा। ठीक है, कि वहां पर घर की व्यवस्था कैसे होती थी, घर कैसे बनी होती थी। ठीक है, उसकी क्या खासियत होती थी। देन अब हम चलते हैं दुर्ग के बारे में, देखते हैं कि दुर्ग की क्या खासियत होती थी। ठीक है, देखिए सबसे पहले खुदाई के दौरान हमें वहां पर क्या मिला हुआ है? माल गोदाम मिले हुए हैं। माल गोदाम का मतलब जहां पर वस्तुओं को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको माल गोदाम बोलते हैं। हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं कि वो माल गोदाम है। माल गोदाम मतलब जहाँ सामान रखी जाती है, स्टोर किया जाता है, वो माल गोदाम है। और माल गोदाम को पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं कि शायद वह सार्वजनिक प्रयोग के लिए, वह किसी एक के लिए नहीं था, बल्कि क्या था? बहुत सारे लोग उसमें अपने सामानों को रखते थे। ठीक है, तो माल गोदाम की भी प्राप्ति हुई है। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर फैक्ट है हम कहें वीवीआई के रूप में, तो वह क्या है? विशाल आयताकार स्नानगार।
ये बहुत बड़ी आयताकार स्नानगार मिली हुई है कहाँ, मोहनजोदाड़ो के खुदाई के समय में। और ये इतनी विशाल थी कि संभवतः ये पुरातत्ववेत्ता बताते हैं कि वे बहुत बड़े फंक्शन या अनुष्ठान के जब आयोजन होता था देन उसका प्रयोग किया जाता था। होता क्या था कि ये जब स्नानगार मिली हुई थी तो इतनी बड़ी होती थी कि चारों तरफ से बरामदे होते थे। क्या होते थे? बरामदे। और उत्तर और दक्षिण से इसमें उतारने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था होती थी ताकि उतर कर हम इसमें नहा सकें। और ये जब पानी गंदा हो जाती थी तो नालियों की माध्यम से इसको क्या किया जाता था? बाहर निकाल दिया जाता था। इसको नालियों के माध्यम से क्या किया जाता था? बाहर निकाल दिया जाता था। इसके अलावा इसके जो बरामदे बनी होती थी इसमें भी बहुत छोटी छोटी स्नान घर बनी हुई थी ताकि जब लोग इसमें नहीं एडजस्ट कर पाए तो जो छोटी छोटी स्नान घर थी वो उसमें स्नान करके अपनी तैयारी पूरा कर सके। ठीक है, ये किस काम में यूज होता था? तो अनुष्ठान के काम में या बड़े बड़े जब फंक्शन होता था, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था तो उस समय इसका यूज होता था। ठीक है, इसकी खासियत हमने देख लिया कि पानी निकालने हेतु नालों का निर्माण होता था और ये बहुत जरूरी था। तो हमने आपको मोहनजोदाड़ो से संबंधित बहुत सारी खासियत बताई। ठीक है, हमने क्या क्या इसको कवर किया आज? बस्ती के बारे में पढ़ा कि बस्तियां कैसे होती थी। हमने कहा नालों के निर्माण बहुत जरूरी था, उस समय प्लानिंग के साथ बनता था। हमने देखा कि उस समय गृह निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती थी, घर की क्या खासियत होती थी, और फिर हमने क्या देखा कि दुर्ग की क्या व्यवस्था होती थी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप मोहनजोदाड़ो के व्यवस्था के बारे में बताइए कि मोहनजोदाड़ो की क्या विशेषता थी। ठीक है, या मोहनजोदाड़ो के में क्या क्या खासियत थी उसके बारे में विवेचना करें, उसके बारे में उल्लेख करें। तो आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी पूछे उसको एकदम सोच समझ करके आंसर देना है। ठीक है। दोस्तों, हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था क्योंकि हमारा ये एक उद्देश्य है कि जब भी हम आपको पढ़ाएं तो आपसे किसी तरह का एक क्वेश्चन पूछें ताकि आपको इंटरेस्टिंग आए और आप पढ़ने में मन लगाए। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा हुआ था कि यूनेस्को में भारत का कौन सा ऐसा विरासत यानी पुरास्थल जो है धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। तो उसका सही आंसर है धौलावीरा 2021 में शामिल किया गया था। ठीक है, और आज का हमारा जो क्वेश्चन है आपसे वह यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। फिर सुन लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा, तब तक आप पढ़ते रहिए, ध्यान लगाइए, क्योंकि पढ़ाई एक आपकी सफलता का मात्र कुंजी हो सकता है जो आपके भविष्य को बदल सकता है। देखिए, गरीब है वो अलग बात है, लेकिन गरीबी में जीना वो अलग बात है। ठीक है, आप गरीब हैं तो ये मत सोचिए कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ईमानदारी से काम कीजिए, मेहनत के साथ काम कीजिए। ठीक है, आप कर्म पर विश्वास कीजिए, आप निश्चित रूप से तकदीर को बदल सकते हैं।